नमस्कार। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा प्रारंभ किए गए ज्ञान दूत कार्यक्रम के फेज़ 2 में मैं डॉक्टर मैना निर्वाण आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय शक्ति यानी नेशनल पावर। राष्ट्रीय शक्ति राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। शक्ति के महत्व और इसकी व्यापकता को इंगित करते हुए मैकइवर ने कहा है, समस्त गति, सभी संबंध, सभी प्रक्रियाएं, समस्त व्यवस्था और प्रकृति में घटने वाली प्रत्येक घटना शक्ति की अभिव्यक्ति है। All motions, all relationships, all processes, all order and all dissolution across the face of nature are expression of power. इसी तरह मॉर्गेनथो कहते हैं कि शक्ति के लिए संघर्ष सर्वव्यापी है। स्ट्रगल फॉर पावर इज यूनिवर्सल। शक्ति क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा किस रूप में की गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शक्ति है क्या, शक्ति हम किसे कहते हैं। देखिए, शक्ति न केवल राष्ट्रीय वरन अंतरराष्ट्रीय राजनीति का भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 1957 में मॉर्गेनथो ने शक्ति को राजनीति विज्ञान की केंद्रीय धारणा सेंट्रल कॉन्सेप्ट बनाने का सुझाव दिया और इसी के तहत आगे चलकर शक्ति राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित हुई। शक्ति क्या है? शक्ति एक व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और राजनीतिक अंतःक्रिया यानी सोशल एंड पॉलिटिकल इंटरेक्शन में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु दूसरों को प्रभावित करता है या करने का प्रयास करता है। यानी शक्ति व्यक्ति या व्यक्ति समूह के व्यवहार को नियंत्रित करने और उनसे अपना मनचाहा व्यवहार कराने तथा अनचाहा व्यवहार करने से रोकने की सामर्थ्य या योग्यता को कहते हैं। एक व्यक्ति उतना ही शक्तिशाली कहलाता है जितना वह अपने अनुकूल, अपने उद्देश्यों, अपने लक्ष्यों के अनुकूल दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित या नियंत्रित करता है। जैसा कि गोल्डहैमर और सिल्स कहते हैं, एक व्यक्ति को इतना ही शक्तिशाली कहा जा सकता है जितना वह अपने लक्ष्यों के अनुरूप दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक शक्ति व्यक्ति की वह योग्यता, वह सामर्थ्य या वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहार में दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को या दूसरे व्यक्ति के कार्यों को अपने अनुकूल, अपने हितों के अनुकूल बदलने या नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। ये बात हम व्यक्तिगत व्यवहार के संदर्भ में कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शक्ति। राष्ट्रीय शक्ति क्या है? जब शक्ति को व्यक्ति के संदर्भ में न लेकर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है तो वह राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। यहाँ शक्ति के प्रयोगकर्ता बदल जाते हैं। जहाँ सामाजिक संबंधों में, सामाजिक अंतःक्रियाओं में व्यक्ति शक्ति का प्रयोग करता होता है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के प्रयोगकर्ता
राष्ट्र होते हैं। शक्ति किसी राष्ट्र की वह क्षमता या सामर्थ्य है जिस सामर्थ्य से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपने अनुकूल व्यवहार करने, अपने आदेशों की पालना करने या किसी कार्य को करने अथवा किसी कार्य को न करने को मजबूर करता है जो उस राष्ट्र के हितों के अनुकूल नहीं होते हैं। राष्ट्र की इसी सामर्थ्य को राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को अपने हितों के अनुकूल नियंत्रित करता है, उसे अपने किसी दूसरे राष्ट्र को अपने हितों के अनुकूल व्यवहार करने, अपने आदेशों की पालना करने अथवा ऐसा काम करने अथवा न करने के लिए मजबूर करता है जो उसके राष्ट्रीय हितों से जुड़े होते हैं। यानी राष्ट्रीय शक्ति एक राष्ट्र की वह क्षमता है जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अंतःक्रिया करते समय अपने उद्देश्यों या अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करता है और अपने उद्देश्यों और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वह दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा, यानी हमने देखा कि एक राष्ट्र की वह शक्ति जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने उद्देश्यों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करता है, राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने कई तरह से दी है। ऑर्गेन्स्की ने राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा करते हुए कहा है कि शक्ति अपने साध्यों के अनुकूल किसी राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम है। यदि कोई राष्ट्र ऐसा नहीं कर सकता है तो चाहे वह कितना ही बड़ा या कितना ही महान क्यों न हो, वह शक्तिशाली नहीं माना जा सकता। यानी केवल क्षेत्रफल के आधार पर या उसकी महानता के आधार पर किसी राष्ट्र को हम बड़ा या शक्तिशाली नहीं मान सकते जब तक कि वह अपने उद्देश्यों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित नहीं करता हो। इसी तरह हार्टमैन ने शक्ति की परिभाषा करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय शक्ति से यह बोध होता है कि अमुक राष्ट्र कितना शक्तिशाली अथवा निर्बल है या अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि से उसमें कितनी क्षमता है। यानी किसी राष्ट्र की वह क्षमता जो उसके राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करती है, हार्टमैन के अनुसार वही राष्ट्रीय शक्ति है। मार्गेंथो शक्ति की परिभाषा करते हुए कहता है कि राष्ट्रीय शक्ति वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार, कार्यों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। इस प्रकार हमने देखा कि सभी विद्वान राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा करते हुए राष्ट्र की उसी क्षमता, उसी सामर्थ्य पर फोकस करते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं या अपने परिभाषा का मुख्य बिंदु बनाते हैं जिस सामर्थ्य योग्यता के माध्यम से कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है और उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए वह दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित, नियंत्रित या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। अब हम बात करेंगे शक्ति की विशेषताओं पर। शक्ति की परिभाषाओं के आधार पर, उसके अर्थ के आधार पर शक्ति की कुछ विशेषताएं निर्धारित की गई हैं। ये शक्ति की विशेषताएं हैं, पहली है अस्थायी स्वरूप। राष्ट्रीय शक्ति का स्वरूप सदैव अस्थायी होता है। राष्ट्रीय शक्ति समय समय पर परिवर्तित होती रहती है या राष्ट्रीय शक्ति के घटक या राष्ट्रीय शक्ति का स्वरूप समय समय पर परिवर्तित होता रहता है।
किसी राष्ट्र की शक्ति का एक घटक किसी समय विशेष में बहुत कमजोर हो सकता है और किसी दूसरे समय काल में वही घटक मजबूत हो सकता है। जैसा कि हम भारत के संदर्भ में देखें तो प्रारंभ में भारत सैन्य दृष्टि से कमजोर राष्ट्र था, किंतु वर्तमान में भारत एक सैनिक दृष्टि से मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर कर आया है। राष्ट्रीय शक्ति की दूसरी विशेषता है तुलनात्मक स्वरूप। राष्ट्रीय शक्ति का स्वरूप और स्तर तुलनात्मक पद्धति के द्वारा ही मापा जा सकता है। एक राष्ट्र की शक्ति के एक घटक की तुलना दूसरे राष्ट्र की शक्ति के उसी घटक के साथ की जाती है और राष्ट्रों की शक्ति व क्षमता की तुलना करके ही किसी राष्ट्र को कमजोर या किसी राष्ट्र को शक्तिशाली कहा जाता है या उसके शक्तिशाली होने की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय शक्ति की अगली विशेषता है सापेक्षता। राष्ट्रीय शक्ति सदैव सापेक्ष होती है। जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने शक्ति संबंधों में परिवर्तन करता है तो उन राष्ट्रों के अन्य संबंध भी स्वतः ही परिवर्तित हो जाते हैं। यानी शक्ति संबंधों में परिवर्तन आने पर राष्ट्रों के पारस्परिक अन्य संबंध भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो शक्ति हमेशा सापेक्षिक होती है, शक्ति का स्वरूप सापेक्षिक है। राष्ट्रीय शक्ति की अगली विशेषता है कि शक्ति की दृष्टि से दो राष्ट्र कभी भी समान नहीं हो सकते। जैसे दो व्यक्ति शक्ति की दृष्टि से समान नहीं हो सकते, वैसे ही दो राष्ट्र भी शक्ति की दृष्टि से समान नहीं हो सकते। या तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है या एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से कमजोर हो सकता है। राष्ट्रीय शक्ति की दृष्टि से राष्ट्रों के मध्य थोड़ा बहुत अंतर होना स्वाभाविक है। राष्ट्रीय शक्ति की अगली विशेषता है सभी घटकों का समान महत्व। राष्ट्रीय शक्ति के सभी घटकों का समान महत्व होता है। राष्ट्रीय शक्ति का कोई भी घटक किसी दूसरे घटक से कम महत्वपूर्ण या कोई घटक दूसरे घटक से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, बल्कि राष्ट्रीय शक्ति ही अपने राष्ट्रीय शक्ति के घटकों के उचित संयोजन का नाम है। किसी एक घटक को अन्य घटक से ज़्यादा महत्व देने पर उस राष्ट्र की विदेश नीति असफल हो सकती है। राष्ट्रीय शक्ति की अगली विशेषता है कि राष्ट्रीय शक्ति का सही मूल्यांकन नहीं हो सकता। किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति का सही आकलन किया जाना संभव नहीं है। शक्ति के विभिन्न अवयवों का सापेक्षिक महत्व ठीक से आंकना अपने आप में एक विकट समस्या है। उदाहरण के लिए किसी राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों या फिर उसके भौगोलिक क्षेत्रफल को मापा जा सकता है, किंतु किसी भी राष्ट्र के मनोबल को कैसे मापा जाए अथवा किसी राष्ट्र के आंतरिक संचार साधनों के सापेक्षिक लाभ को माप सकना भी संभव नहीं है या माप सकना अत्यंत मुश्किल है। अतः ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति की ये एक विशेषता है कि राष्ट्रीय शक्ति का सही मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। राष्ट्रीय शक्ति का महत्व। राष्ट्रीय शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वही महत्व है जो बाजारवादी अर्थव्यवस्था में धन का महत्व होता है। राष्ट्रीय शक्ति ही किसी राष्ट्र की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने का साधन है। इसके महत्व को हम कुछ बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला है
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की धुरी। राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण होता है। राष्ट्रीय शक्ति के माध्यम से ही कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना स्थान बनाता है। शक्ति के आधार पर ही राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनते हैं। शक्ति के महत्व को इंगित करने वाला दूसरा बिंदु है कि राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। शक्ति के माध्यम से ही एक राष्ट्र अपने तात्कालिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकता है। जो राष्ट्र जितना अधिक शक्ति संपन्न होता है, वह राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की, अपने विदेश नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति उतनी ही सुगमता से कर सकता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति में वह उतना ही अधिक सफल होता है। राष्ट्रीय शक्ति के महत्व को दर्शाने वाला अगला बिंदु है विदेश नीति का आधार। राष्ट्रीय शक्ति विदेश नीति का आधार है। इसी पर किसी राष्ट्र की विदेश नीति की सफलता या असफलता निर्भर करती है। राजनीतिज्ञों तथा कूटनीतिज्ञों की दूसरे राष्ट्रों के साथ अंतःक्रिया करने की योग्यता का निर्धारण राष्ट्रीय शक्ति के माध्यम से ही हो सकता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिज्ञों या कूटनीतिज्ञों के द्वारा जो अंतःक्रिया की जाती है, उस अंतःक्रिया का आधार उस राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति ही होती है। राष्ट्रीय शक्ति का अगला महत्व यह है कि राष्ट्रीय शक्ति साध्य व साधन दोनों है। राष्ट्रीय हितों में सबसे बड़ा हित राष्ट्रीय शक्ति को बनाए रखना और इसे बढ़ाना होता है। जैसा कि बर्नोन वैन डाइक कहते हैं, शक्ति उन उद्देश्यों में सर्वोपरि है जिनकी प्राप्ति के लिए राज्य यत्नशील रहते हैं और उन विधियों में आधारभूत है जिसका वे उपयोग करते हैं। जब कोई राष्ट्र अपने तात्कालिक राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति हेतु शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तो वह शक्ति साधन बन जाती है। और जब कोई राष्ट्र शक्ति संचय हेतु शक्ति प्राप्ति के लिए लालायित रहता है, तो शक्ति अपने आप में साध्य बन जाती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब कोई राष्ट्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शक्ति प्राप्त करता है, तो वह साधन के रूप में उभरती है। और जब कोई राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय शक्ति की पोजीशन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथावत बनाए रखना चाहता है और उसे बढ़ाना चाहता है, तब राष्ट्रीय शक्ति एक साध्य बन जाती है कि वह शक्ति प्राप्ति के लिए या शक्ति को बनाए रखने के लिए शक्ति की प्राप्ति का प्रयत्न करता है। राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार, जैसे हमने अभी बात की राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ, राष्ट्रीय शक्ति के विशेषताएं और राष्ट्रीय शक्ति का महत्व है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं। मोटे तौर पे राष्ट्रीय शक्ति को 3 भागों में बांटा जाता है। इसके 3 प्रकार गिनाए जा सकते हैं। पहला है सैनिक शक्ति। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा उस राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों में सर्वोपरि होती है और कोई राष्ट्र सैन्य शक्ति के माध्यम से ही अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करता है। जैसा कि पामर एवं परकिंस कहते हैं कि सैनिक शक्ति का सर्वोपरि महत्व इस बात में है कि वह बहस का अंतिम शब्द तथा अपील का अंतिम न्यायालय है। यानी राष्ट्रीय शक्ति में
सैन्य शक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रीय शक्ति का दूसरा स्वरूप है या दूसरा प्रकार है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति में एक राष्ट्र में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन जैसे कच्चा माल, खनिज, गैस एवं पेट्रोल और खाद्यान्न भंडार, तकनीक तथा औद्योगिक स्तर आदि तत्व आते हैं। आर्थिक शक्ति का महत्व वर्तमान में निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यह दूसरे राष्ट्रों के, दूसरे देशों के कार्यों, उनके व्यवहारों और उनकी नीतियों को प्रभावित करने का प्रभावशाली साधन है। जैसा कि पामर एवं परकिंस कहते हैं कि आर्थिक शक्ति सैनिक शक्ति से अलग नहीं की जा सकती, क्योंकि यह इसके महत्वपूर्ण अवयवों में से एक है। आज की युद्ध की स्थिति में यह कहना कि आर्थिक शक्ति सैनिक शक्ति है कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यानी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के राष्ट्र आर्थिक माध्यमों से, आर्थिक साधनों से या आर्थिक शक्ति के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने पर ज़्यादा जोर देते हैं और आर्थिक शक्ति राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण घटक बनती है। राष्ट्रीय शक्ति का अगला रूप है या अगला प्रकार है मनोवैज्ञानिक शक्ति। स्लीचर के शब्दों में मनोवैज्ञानिक शक्ति में वे प्रतीकात्मक साधन यंत्र होते हैं जो मनुष्य के दिल तथा भावनाओं को अच्छे लगते हैं। व्यवस्थित प्रचार, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान के द्वारा दूसरे राष्ट्रों तथा उनकी जनशक्ति को प्रभावित करना राष्ट्रीय शक्ति का मनोवैज्ञानिक प्रकार है। यानी जब कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मनोविज्ञान पर प्रभाव डालकर उनसे अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है, तो वह राष्ट्रीय शक्ति के अंतर्गत आता है। और इसके साधन, जैसा हमने अभी बात की कि प्रचार, शैक्षणिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल कूद आदि, ये प्रभावशाली माध्यम है राष्ट्रीय शक्ति के। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति इन तीनों तत्वों के अंतर्निर्भर स्वरूप और उनके मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित होती है। यानी राष्ट्रीय शक्ति के जब ये तीनों तत्व अंतर्निर्भर होते हैं और इनमें बैलेंस या संतुलन रहता है, तभी किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति निर्धारित होती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उस राष्ट्र की स्थिति और उसका महत्व तय होता है। इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रीय शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम है। नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रीय शक्ति के अवयवों या घटकों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।